सही बात है। इसको थोड़ा सा कुछ करो आप, रोटेशन, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रख सर दो। न सर, मैं तो है ना, लैपटॉप है सर। तो अब क्या करोगे, प्रॉब्लम हो गई आपके उधर से। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखने पर भी, वो रोटेशन ऑन ऑफ रखने पर भी कोई मतलब नहीं है, वो घूम ही रहा है बार बार। अच्छा 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 अच्छा, तो एक काम करता पर हूँ मैं। सर मेरा हो गया, सुनो सुनो, एक काम फोन करता उल्टा हूँ। रख दिया, फोन अब उल्टा सुनो, रख दो। मेरी बात भी सुन लो। मैं मेरे यहाँ पर 2 स्क्रीन है, उसमें होस्ट चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, उससे आपका काम हो जाएगा। 1 मिनट में होस्ट चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, ये ठीक है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। यस स्टूडेंट, अभी बताएं कुछ। यस सर, बढ़िया है। कुछ सीधा हो गया सबके वहाँ, हॉरिजॉन्टल हो यस गया। सर, यस सर। ठीक है ठीक है, ये मुझे आइडिया आ गया। 1 सेकंड। ओके, तो आई थिंक बताइए, ठीक है, कुछ मामला सीधा हो यस गया। सर। सर ठीक है। यस भाई सर, कौन है? बिल्कुल ठीक नीलेश, है। नीलेश नीलेश नीलेश, थोड़ा धीरे बोला करो, आपका माइक आई थिंक बहुत सेंसिटिव है। ओके, तो अब काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम यहाँ इको की आ सकती है। अब मेरे इधर भी कंप्लीट हो गया सेट। यस गाइस, तो हेडिंग आपने देख ली होगी, रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम होता है, बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है कि आप किसी इंसिडेंट को वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आईज से आप किसी इंसिडेंट को, किसी, है ना, जो भी सिचुएशन आपके आसपास हो रही है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें आईज से या ईयर्स से सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन क्या एनालिसिस करता है, सोचता है, और फिर ब्रेन बॉडी के पार्ट्स को इंफॉर्मेशन देता है, और बॉडी के जो भी पार्ट्स है वो रिएक्ट करते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब हम ड्राइविंग करते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है, ड्राइविंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते रहते हैं, और सुनते भी हैं, कभी कोई हॉर्न आ रहा है या कुछ, है ना, साउंड कहीं से आ रहा है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं आई से, ईयर से, और ब्रेन हमारा प्रोसेस करता है, सोचता है, थिंक करता है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करते हैं। जैसे आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, सामने से कोई आता और दिख गया सडनली, तो आपको दिखा, ऑब्जर्व किया, ब्रेन ने, है ना, प्रोसेस किया, बहुत फटाफट होता है सब कुछ, और फिर आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। दैट मीन्स ब्रेक लगाओगे, या, है ना, हैंडल को थोड़ा सा टर्न करोगे, जो भी करोगे। तो रिएक्शन टाइम इसी से, है ना, कनेक्टेड है। द टाइम टू ऑब्जर्व, टू थिंक एंड रिएक्ट। देखो 3 प्रोसेस हो गए, टू ऑब्जर्व, टू थिंक एंड टू रिएक्ट। इन तीनों प्रोसेस, इन तीनों, है ना, ये जो तीनों कड़ियां हैं एक तरह की, इन तीनों में जो टाइम लगता है वो होता है रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम कुछ लोगों का ज्यादा होता है, कुछ लोगों का कम होता है। जिनका रिएक्शन टाइम कम होता है दैट मीन्स वो बहुत एक्टिव है, ठीक है। और जिनका रिएक्शन टाइम ज्यादा है वो थोड़ा सा सोचने में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, है ना, या रिएक्ट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहे हैं।
तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, डेफिनेशन लिख ले सभी। द टाइम taken to observe the time taken to observe, comma, to think and to react. The time taken to observe, comma, to think and to react is called reaction time. Is called reaction time. सर Yes, बोलिए। सर रिएक्शन टाइम से पहले आपने कुछ कराया है? जस्ट अभी तो यही चल रहा है, रिएक्शन टाइम सर ही चल रहा है। सर एक बार डेफिनेशन तो रिपीट मैं सब इसको हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा समझ भी लें ना, डेफिनेशन तो 2-3 बार रिपीट हो जाएगी, इसको थोड़ा समझ भी लें क्या है। तो कैसे समझोगे, यहाँ पर तो कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके, लेट पेन को ही देखो आप, इस पेन को मैंने यहाँ से कुछ पकड़ रखा है, ठीक है, मिड से थोड़ा सा नीचे से इसको मैंने ग्रिप किया हुआ है इस तरह से। लेट 2 पर्सन हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए, एक है पर्सन ए और एक है पर्सन बी, एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी, और यहाँ पर एक स्केल है, वर्टिकल स्केल, ठीक है। तो पर्सन ए, पर्सन बी, ठीक है। अब इंसिडेंट क्या है कि पर्सन ए ने इस स्केल को ग्रिप किया हुआ है, स्केल बोल रहा हूं मैं ना, तो जहां से क्लिप किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, वो कोई ना कोई नंबर होगा, है ना। लेट वो x1 है, लेट यहाँ पर 0 1 2 3 x1 सेंटीमीटर पर उसने क्लिक किया हुआ है। अब रूल क्या है, जैसे ही पर्सन ए इस स्केल को छोड़ देगा, है ना, लूज करेगा, बी उसको क्लिप कर लेगा, पकड़ लेगा, ग्रिप कर लेगा। तो बी क्या कर रहा है, बी ऑब्जर्व कर रहा है, बिल्कुल देख रहा है कि जैसे ही ए छोड़े और ये पकड़ ले, तो मेरा दूसरा हाथ लेट बी ऑब्जर्वर का है और जो लेफ्ट हैंड है वो ए ऑब्जर्वर का। तो ए छोड़ता है और बी इसको क्लिक कर लेता है, तो यहाँ पर बी का हाथ है, जैसे ही ए छोड़ता है बी पकड़ लेता है ना। तो ये तो क्या छोटा पेन है, जैसे ही ए छोड़ता है बी पकड़ लेता है। अब ये तो छोटा था तो नीचे से निकल गया, अगर इसकी लेंथ ज्यादा होती तो ए छोड़ता बी पकड़ लेता। तो मैं यहाँ डायग्राम से बताता हूँ, ए ने इसको यहाँ से क्लिप किया हुआ था लेंथ, ए ने छोड़ा, बी ने ऑब्जर्व किया क्या कि ए ने स्केल को छोड़ दिया है और इसको इंफॉर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई और उसके बाद ब्रेन क्या करता है, एक तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचाता है बॉडी को और बॉडी के पार्ट्स फिर रिएक्ट करते हैं। तो बी ने ऑब्जर्व किया, बी के ब्रेन ने, है ना, सोचा, थिंक देन रिएक्ट। तो बी क्या करता है, बी इस स्केल को ग्रिप कर लेता है ना। तो उस प्रोसेस में, उस टाइम इंटरवल में स्केल थोड़ा नीचे चली गई, थोड़ा वर्टिकली डाउन चली गई। अब बी ने जहां से स्केल को क्लिप किया वो पोजीशन है लेट x2, ए ने जहां से क्लिप किया हुआ था वो x1 थी, ए ने छोड़ा और उस ड्यूरेशन में स्केल थोड़ा नीचे गई, बट बी ने उसको पकड़ लिया टी टाइम में। अब वो टी टाइम हम कैसे पता लगाते हैं, तो हम x2 माइनस x1 कर लेते हैं और ये होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इस बात को मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं, रिएक्शन टाइम क्या होता है, टू ऑब्जर्व, देन टू थिंक, देन फाइनली टू रिएक्ट। इस प्रोसेस में जो भी टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट क्या कि किसी स्केल को ए ने क्लिप किया हुआ है और बी का हाथ रेडी है, बट बी देख रहा है कि ए छोड़े तो ये पकड़ ले, और ए जैसे ही छोड़ता है बी उसको पकड़ लेता है। उस प्रोसेस में मार्कर थोड़ा नीचे चला गया, आप देख रहे थे, उस प्रोसेस में मार्कर थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है। तो कितना नीचे चला गया, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमें पता है A इक्वल टू G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी उसको नीचे लेकर जाती है, उसको किसको, जिस स्केल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो स्केल पर बिकॉज सेंटीमीटर में स्केलिंग होती है तो हमें डी स्केल से पता लग जाता है कि ए ने कहाँ से क्लिप किया हुआ था,
और बाद में बी ने कहाँ से क्लिप किया, स्केल पर मार्किंग होती है। इन दोनों के डिफरेंस से हमें क्या पता लग जाता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन क्या है, g है। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन d इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिकॉज स्केल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, तो ये टर्म 0, और a की वैल्यू क्या है, g है। तो आपको इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, 2p अपॉन g, 2d अपॉन g इक्वल टू t स्क्वायर, तो t इक्वल टू रूट 2d अपॉन g। देखिए ध्यान से, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, बिकॉज स्केल को है ना क्या किया है, छोड़ा है, जस्ट थ्रो नहीं किया है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म हो गई 0, यहाँ प्लस था। ओके, a की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g, और ये टाइम है रिएक्शन टाइम जो हमें पता करना था। तो इस प्रोसेस से रिएक्शन टाइम पता लग जाता है। तो आपको तो फॉर्मूले पर फोकस करना है कि रिएक्शन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, और ये होता है d, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो गाइस रिएक्शन टाइम की डेफिनेशन क्या थी, उसमें 3 बातें ध्यान रखनी है, और सीक्वेंस में उसका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते, पहले ऑब्जर्व, देन थिंक, देन रिएक्ट। तो इजी सा एक टॉपिक था। एक फॉर्मूला लिख दो रिएक्शन टाइम का, T इक्वल टू अंडर रूट 2d अपॉन g। कहाँ से आता है ये मैंने थोड़ा सा बता दिया, डेरिवेशन आपको इन जनरल नहीं मिलेगा, सीबीएसई का पोर्शन नहीं है डेरिवेशन, बट कहाँ से आया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। d होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, t रिएक्शन टाइम। डन गाइस, तो छोटा सा टॉपिक था, अब कुछ अच्छे टॉपिक, बड़े टॉपिक करते हैं। थोड़ा बता दें, हो गया? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो आवाज बहुत ही क्लियर आ रही है, कुछ बच्चों के शायद नेटवर्क इशू है, बाकी लोग आपको वीडियो ठीक दिख रहा था, मतलब सही चल रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग से आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग ढूंढना पड़ेगा पहले, वेट। कुछ बताइए, कुछ क्वेश्चन सामने आए आपकी स्क्रीन पर? बिल्कुल आ गए होंगे। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये कुछ क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 है ना। तो अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको यूज लेकर अब कुछ एप्लीकेशन करते हैं ताकि हमें कुछ पता लगे। तो पहले मैं आपको कहूंगा आप क्वेश्चन नंबर जो आपकी टेक्स्ट बुक का है वो पहले कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले कर लें। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from a top of a tower of height of the height of the tower is 25 meter. ठीक है, first how high will the ball rise? दो क्वेश्चन हो गए, बॉल कितना ऊपर जाएगी। how long will it be before, क्या लिखा हुआ है, how long will it be before the ball hits the ground। थोड़ा सा लैंग्वेज इशू दिख रहा है, सीधा सीधा लिख सकते थे how long it takes to hit the ground before releasing। तो आपको डेटा मेंशन कर, या एक काम करो ना स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, जब मैं पूछूं तो आप मुझे बता सकते।
4 क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन नंबर से बात करूंगा फिर, ठीक है गाइस। यस सर। यस सर। आते हैं मार्कर बोर्ड पर। यस सर। ओके, तो मे बी आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पहले देख लेते, करेंगे चारों। तो दिस इज ग्राउंड, हियर इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कॉल्ड टावर। टावर की हाइट बताइए कितनी थी? 20 मीटर आई थी, बताइए 20 मीटर हाइट ऑफ द टावर। 25 मीटर थी। 25 मीटर, 25 मीटर, ठीक है। दिस इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कॉल्ड टावर। सीबीएसई टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम्पल नंबर कुछ होगा, ये एग्जाम्पल में मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक बॉल है या कोई स्टोन है, तो बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, देन बॉल इस पाथ को ट्रेवल करती है। देख रहे हैं ना, बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, बट हमेशा ऊपर नहीं जाती रहती, वो यू टर्न लेकर वापस ग्राउंड की तरफ आती है। तो एक तो आपसे पूछा है हाउ हाई द बॉल राइज, बॉल कितना ऊपर जाएगी। 25 मीटर तो ऑलरेडी ऊपर है, बिल्डिंग के टॉप पर है, टावर के टॉप पर। अब उसको u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर प्रोजेक्ट किया है। ट्रू, 20 मीटर पर सेकंड है ना इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर की तरफ अपवर्ड है ना। Yes. तो हमें एक पॉइंट मान लेना है ए, बी और ये सी। तो ए से बी तक वो ऊपर जाती है और बी पर यू टर्न लेकर ग्राउंड की तरफ लौट आती है। तो हमें बताना है कि वो हाईएस्ट पॉइंट बी ग्राउंड से कितना ऊपर है, मतलब ये एच कितना मीटर है ना। तो बी का ग्राउंड से हाइट बताना है हमें। तो पहले ए का बी से हाइट पता है ना, ए से बी का हाइट कितना होगा ये पता कर लेते हैं। लेट ये है y, ठीक है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है y। बी पॉइंट का टावर से हाइट कितना है, टावर के टॉप से हाइट कितना है, लेट y मीटर। तो y मीटर का पता कैसे लगेगा? तो इन मोशन फ्रॉम, यहां ध्यान देना, इन मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, टू पॉइंट बी, इन मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ए से बी तक के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, -g, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। y माइनस, बताइए माइनस क्यों? a इक्वल टू g इक्वल टू -10, तो -g क्यों लिखा? रीजन, वो Oppose कर रहे हैं, अगेंस्ट gravity विद oppose जा अगेंस्ट रही है। ग्रेविटी। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, अगेंस्ट है, कुछ भी बोले। यू है अपवर्ड, आपने ऊपर थ्रो किया बट ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन। तो ए टू बी मोशन है ना, फ्रॉम मोशन ए टू बी, इसलिए जी नेगेटिव होगा। ओके, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पता करना है ना। और कुछ गिवन है क्या? हाँ, मुझे लग रहा है फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए बी पर, आप क्या सोचते हैं? यस सर। ए टू यस बी, सर। यस सर। तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटी कौन से इक्वेशन में आता है? सर 0 क्यों होगी? सर 0। हाँ, 0 क्यों होगी बताइए, आप में से कोई बताइए, फाइनल सर वेलोसिटी क्योंकि वो 0 ऊपर क्यों जाके होगी? किसी एक पॉइंट पे स्टॉप होगी। थोड़ा सा स्लो बोले है ना। हाँ, क्योंकि बी पॉइंट पर जाकर बॉल क्या लेगी, यू टर्न लेगी, है ना। अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं होती तो बॉल ऊपर ही जाती ना, फिर u की वैल्यू कम होते कितनी हो जाएगी एक मोमेंट पर, 0। और 0 होगी तो उसके बाद वो यू टर्न लेगी। यू टर्न कौन दिलवाता है, जी। ब्रेक कौन लगाता है, जी। तो बॉल को आपने प्रैक्टिकली सोचो ना, बॉल को आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया इस स्पीड से और ग्रेविटी उसको अपोज कर रही है, तो इसका मतलब आपने जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया वो स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी। और एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक मोमेंट के लिए बॉल रुकेगी बी पॉइंट पर, एक मोमेंट, फिर ग्रेविटी तो उसको कंटिन्यूअसली नीचे खींच रही है, तो वो यू टर्न लेकर नीचे आ जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर, सीधी सी बात, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी
एक मोमेंट के लिए 0 होती है, एक मोमेंट के लिए, और वो मोमेंट कहां पर आता है? बी पॉइंट। ट्रू? बाकी लोग? यस सर। ट्रू है ना? तो ये डेटा सिचुएशन को देखकर हमने पता लगा लिया। अब हम इन 4 फिजिकल क्वांटिटी को देखें तो हमें फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन याद आना चाहिए। ना तो टी गिवन है, टाइम ना तो गिवन है, और ना ही टाइम अभी हमें पता करना है। तो टाइम एब्सेंट किसमें होता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज ले सकते हैं आप फ्रॉम मोशन ए टू बी, और आप y पता कर सकते हैं। बताइए y पता किया किसी ने? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना? मेरा काम तो हो गया, अब तो आपको कैलकुलेशन करनी है। बताइए बताइए बताइए। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a y लिख देता हूं मैं। x होता है ना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, a की वैल्यू माइनस g है, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 20 आ रहा है सर। 20 ठीक है, 20 यस सर 20। 10y। तो 20y इक्वल टू 400, तो y इक्वल टू 20 मीटर। ट्रू, y की वैल्यू 20 आ गई। तो फर्स्ट आंसर आ गया आपको, जो मैंने कहा था ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ हाई, बॉल ग्राउंड से कितना ऊपर जाएगी? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h प्लस y। देखिए स्मॉल h क्या है? टावर की हाइट 25 मीटर, और टावर से भी ऊपर बी पॉइंट की हाइट कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 25 प्लस 20 इक्वल टू 45 मीटर। हाउ हाई? 45 मीटर हाई। सेकंड क्वेश्चन क्या था? हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच एट ग्राउंड। लैंग्वेज ये सुन रहे हो आप। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच एट ग्राउंड। आपने प्रोजेक्ट किया, आपने बॉल को थ्रो किया, वो है t इक्वल टू 0। इस टाइम पे आपने बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं a टू b बॉल जाती है तो टाइम लगेगा कुछ, फिर b से c की तरफ आती है, और c पॉइंट है ग्राउंड पर। तो a से b से होते हुए c तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम। यस गाइस, इसको इरेज कर सकता हूं फर्स्ट का यस आंसर। सर। यस सर। तो बस आपको y निकालना था और स्मॉल h में ऐड करना था, कैपिटल H आ जाएगा 45 मीटर। तो एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, और ये बहुत ऑर्डिनरी, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप इनिशियली यूज लेना सीखें, इसलिए क्वेश्चन करवाना भी बहुत जरूरी था। चलिए सेकंड पार्ट, हाउ लॉन्ग इट टेक्स। तो इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को आपको, सेकंड पार्ट को आपको डिवाइड करना होगा इन 2 पार्ट्स। पहले आप a टू b मोशन में t1 पता करेंगे, a टू b मोशन में t1, फिर b टू c मोशन में आप t2 पता करेंगे। लेट ball takes t1 second to reach at point b and it takes t2 second to reach at c from b। तो लिखिए इन मोशन, फटाफट लिख लीजिए, इन मोशन फ्रॉम a टू b। ये इंपॉर्टेंट बात है, इन मोशन फ्रॉम a टू b, लेट टाइम will be t1, let time will be t1। ठीक है, अब कौन सा इक्वेशन यूज ले सकते हैं? मुझे लगता है फर्स्ट इक्वेशन से काम हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वो भी कहां से कहां तक, बार बार कह रहा हूं, a टू b, a टू b। बॉल का कौन सा मोशन कंसीडर करना है? a टू b, और हमने एज्यूम कर लिया t1 टाइम है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से काम हो जाएगा। और वो क्या होता है? v इक्वल टू u प्लस at। तो v के प्लेस पर 0, u के प्लेस पर 20, a के प्लेस पर -10, और t के प्लेस पर t1। अब यदि एज्यूम किया था तो देखिए t1 इक्वल टू 2 सेकंड आता हुआ दिख रहा है, सभी के पास आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो सबसे फर्स्ट था, क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज लेना है a टू b मोशन। तो t1 आ गया 2 सेकंड्स,
अब आपको B से C तक का टाइम पता करना है, तो इस क्वेश्चन का अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, सेकंड पार्ट का भी सेकंड पार्ट, इन मोशन फ्रॉम B to C. नाउ इन मोशन फ्रॉम, अब फटाफट कर लें, इन मोशन फ्रॉम B to C, let T2 will be the time. T2 है टाइम, कहां से कहां तक का, B से C तक पहुंचने का टाइम. Let T2 be the time, will be the time. बताइए कौन सा इक्वेशन यूज लें? मुझे नहीं लगता फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से काम होगा. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी. हमें पता था B पर वेलोसिटी 0 है तो इसलिए काम. अब C पर वेलोसिटी कितनी है मुझे नहीं पता. फर्स्ट So इक्वेशन ऑफ ut मोशन plus half at square. हाँ, थर्ड भी नहीं आएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अगर नहीं पता है, C पर वेलोसिटी ही नहीं पता है, तो ना फर्स्ट यूज आएगा ना थर्ड यूज आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट में भी है थर्ड में भी है. तो सीधी सी बात है, कौन सा इक्वेशन यूज आएगा, सेकंड इक्वेशन. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम B to C, वापस ध्यान दें, B to C में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं क्या लिखूंगा, H इक्वल टू ही लिखूंगा. अब आप सोचो H क्यों लिख रहा हूं. B to C कितना है B to C, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 45 मीटर, पता है ना हमें, इसलिए H इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. H की वैल्यू 45, देखो अभी मजा आने वाला है. U की वैल्यू बताओ भाई. 0. बाकी कोई, U की वैल्यू 0 है ना. तो कंफ्यूज मत होना कि U20 लिखा हुआ है, वो U किसके लिए है सर फ्रॉम मोशन. एक मिनट मेरी बात मैं फिनिश कर दूं. तो ये जो U आपको डायग्राम में दिख रहा है ना 20 मीटर पर सेकंड, ये किसके लिए है, फ्रॉम मोशन A to B. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉम मोशन B to C. तो B पर एक मोमेंट के लिए बॉल की वेलोसिटी 0 होती है, और B to C मोशन में B इनिशियल पॉइंट है, C फाइनल पॉइंट है. तो B पर जो वेलोसिटी होगी वही इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो 0 है, और टाइम हम मान रहे हैं T2. और बिकॉज A नीचे की तरफ है और मोशन भी कहाँ हो रहा है, आप देख लो नीचे की तरफ हो रहा है, तो इस मोशन में B to C मोशन में ग्रेविटी क्या कर रही है, स्पीड अप कर रही है, स्पीड को बढ़ा रही है, तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा. 1/2 10. तो 10 A इक्वल टू प्लस G, रीजन जरूर लिख देना. तो B to C मोशन डाउनवर्ड मोशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज आल्सो डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज व्हाई A इक्वल टू प्लस G. यहाँ आपने देखा था A to B मोशन में मोशन हो रहा है अपवर्ड और ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए वहां A की वैल्यू मैंने नेगेटिव 10 पुट की थी, यहाँ पॉजिटिव 10, और ये T2 स्क्वायर. ठीक है, कोई कुछ कह रहा है तो पूछिए, कोई कुछ कह रहा था बोलिए. ओके, तो अब इसको सॉल्व करें तो T2 स्क्वायर इक्वल टू होगा 9. कोई बताए मुझे. यस सर. T2 इक्वल टू आएगा 3 सेकेंड. टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, तो हम कहते हैं टाइम ऑलवेज बी पॉजिटिव. नो सर. तो आप जब अंडर रूट करेंगे तो T2 इक्वल टू होता है ना प्लस माइनस 3. T2 इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस 3. तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर दिया जाता है, बिकॉज टाइम ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइए, सब कुछ आपके सामने है. हाउ लॉन्ग 5 इट टेक्स seconds. टू रीच एट द ग्राउंड. 5 seconds. 5 seconds. बिल्कुल सही है. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ये वार्म अप क्वेश्चन ही है, ताकि आपको न्यूटन है ना, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है इनको एटलीस्ट यूज लेना आ जाए और आपका ब्रेन फटाफट है ना प्रोसेसिंग करे कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, क्या सिचुएशन है, तो कौन सा इक्वेशन कब यूज आएगा, है ना, कौन सा इक्वेशन कब यूज आएगा, और कौन कब पॉजिटिव हो जाता है, कौन कब नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आना चाहिए. तो आंसर आप मुझे बता रहे हैं, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम होगा T इक्वल टू T1 प्लस T2. तो अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, है ना. 2 + 3 क्या कह रहे थे आप,
5 सेकंड, है ना। तो सेकंड का आंसर होगा 5 सेकंड। तो ए पॉइंट से आपने बॉल को छोड़ दिया, अब वो ग्राउंड पर हिट करेगी कितने टाइम में? आफ्टर 5 सेकंड वो ग्राउंड को हिट करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया, वो जो आपको स्क्रीनशॉट मैंने सेंड किया है ना, स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने कैप्चर कर लिया होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 8 एक जना कोई रीड कर दे हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कोई भी एक जना रीड कर दे, बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में रीड कर दे। Sir, a balloon ओके, a balloon is going upwards ठीक है, बोलते जाओ। with a constant velocity 15 meter per second. ठीक है, आगे कुछ? When the balloon is at 50 meter height, a stone is dropped outside from the balloon. आउटसाइड फ्रॉम द बॉल, ठीक है। How long will stone take Okay. to reach at the ground? ओके, तो ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया कि ये है बैलून और बैलून ऊपर जा रहा है। एक बार वापस बता दो किस स्पीड से ऊपर जा रहा है ये? बैलून किस स्पीड से ऊपर जा रहा है? कोई भी Sir, बता दो भाई। 15 meter per second. 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बैलून वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पहली बात। और यहाँ पर जो भी पैसेंजर है, जो भी है ना इस बैलून पर, यस स्टूडेंट, तो यहाँ पर लेट आप ही हैं, कोई ऑब्जर्वर नहीं है, आप ही हैं। यहाँ एंजॉय आप कर रहे हैं पूरा इसका मोशन एंजॉय। आपने जब बैलून कितनी हाइट पर था, तो बैलून नहीं आप कितनी हाइट पर थे? हाइट वापस बता दो, आई थिंक 50 बताया था, थोड़ा वेरीफाई कर दो। Yes, sir. 50 मीटर हाइट पर जब आप पहुंच गए थे, अब बैलून तो इतना बड़ा है, इसका टॉप पॉइंट ज्यादा हाइट पर होगा, लोवेस्ट पॉइंट कम हाइट पर होगा। तो जिसके हाथ में स्टोन है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी हो गई? जब 50 मीटर हो गई तो उस पर्सन ने अपने हाथ से एक स्टोन को ड्रॉप किया, ड्रॉप ही किया ना, छोड़ा ही है ना, स्टोन को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ये रहा स्टोन, ठीक है। तो अब बताइए फाइंड क्या करना है? सिचुएशन थोड़ी क्लियर कर दी मैंने, फाइंड क्या करना है? Sir, how long will stone take to reach the ground? अच्छा, स्टोन को ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगेगा? स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, A इक्वल टू प्लस G इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं वर्टिकली डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है ना उसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, क्योंकि स्टोन फाइनली कहाँ पर आना है? ग्राउंड पर आना। स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है -15 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे? स्टोन को थ्रो थोड़ी किया है, स्टोन को तो ड्रॉप किया है। तो स्टोन को ड्रॉप किसने किया? उस पर्सन ने जो इस बैलून के, है ना, इस प्लेटफॉर्म पर लटका हुआ है या बैठा है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम, बैलून के साथ ये जो सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म है और जो पर्सन है, ये पूरा सिस्टम इस स्पीड से ऊपर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टोन भी सेम स्पीड से ऊपर ही तो जा रहा था, बताइए आप मुझे। यस सर। Yes, sir. बैलून पर ये जो प्लेटफॉर्म है, इसी में पर्सन है, ऑब्जर्वर है, उसी के हाथ में स्टोन है और ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है इस स्पीड से। तो ऑब्वियसली उस ऑब्जर्वर के हाथ में जो स्टोन है वो भी तो ऊपर ही जा रहा था, इस स्पीड से ऊपर जा रहा था। स्टोन भी इस स्पीड से ऊपर जा रहा था और उसे थ्रो कर दिया, मतलब थ्रो नहीं किया, उसने ड्रॉप कर दिया। ऑब्जर्वर ने ड्रॉप कर दिया कब? जब ग्राउंड से हाइट कितनी हो चुकी थी? 50 मीटर हो चुकी। तो मुझे स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई -15 इनिशियल वेलोसिटी। माइनस क्यों? क्योंकि बैलून वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और वर्टिकली डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है उसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, मेरी चॉइस, है ना। अब हमें टाइम पता लगाना है, तो मुझे लगता है सेकंड इक्वेशन, है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारा Yes, काम sir. हो जाएगा। एक सिंगल
एक सिंगल इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। तो क्या होता है, y इक्वल टू या x इक्वल टू कुछ भी लिखे आप, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें x के प्लेस पर मैं h लिख देता हूँ, इनिशियली स्टोन कितना हाइट पर है, u क्या होगा वो हम लिख देंगे, a क्या होगा वो भी हम लिख देंगे। तो h की वैल्यू सर कुछ लैंग्वेज लिखे यू लिखने के लिए। वैल्यू, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। सर कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी के लिए फिर। हाँ, आप चाहें तो ये डायग्राम बना दे, डायग्राम ज्यादा है ना, हमें अच्छे से बता रहे हैं सब कुछ। यू मैंने एरो बताया है, अपवर्ड है। वाई पॉजिटिव बिकॉज नीचे की तरफ होता है जी। बस ये दो ही इंफॉर्मेशन है। अब ये तो हम दिमाग लगाते हैं कि हमें टाइम पता लगाना है, तो क्या हमें स्टोन की फाइनल वेलोसिटी पता है क्या? तो मैं कह रहा हूँ नहीं पता है, स्टोन की फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता है, तो ना तो इक्वेशन फर्स्ट यूज आएगा ना ही थर्ड यूज आएगा, सेकंड से काम हो जाएगा। और वो भी देखते हैं कैसे, 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ऐसा लग रहा है। सॉल्व करते हैं इसको। 50 माइनस 15t है ना, प्लस 5t स्क्वायर, तो ऐसा कर सकते हैं इसको, टी स्क्वायर 10 माइनस 3t प्लस टी स्क्वायर, यहाँ 10 ठीक है। बताइए 5 से कैंसिल करेंगे तो ये ठीक है सब कुछ? यस Yes, सर, sir. डिवाइड बाय बस 5। इसको थोड़ा ऑर्डर में, थोड़ा सा ऑर्डर में लिख दे, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसके आपको रूट पता लगाना है, और वो रूट है ना, t के दो आंसर होंगे, उसमें से एक को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, एक को हम, है ना, और दूसरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। रीजन टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। -2 आ रहा सर। थोड़ा 5 -2। नीलेश 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 कौन बोल रहा है? नीलेश मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा सा ना आपका माइक सेंसिटिव है, नहीं ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा नहीं। तो देखते हैं या जिसका भी माइक सेंसिटिव है ना थोड़ा सा चेक कर ले, क्योंकि मेरे इधर के अकॉर्डिंग लोग अपना है ना वॉइस सेट रखते हैं। अब एकदम ज्यादा आवाज आती है तो ओके। तो t इक्वल टू कुछ होता है ना, एक फॉर्मूला होता है आई थिंक, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फॉर्मूला यूज ले और बताइए क्या होगा। तो माइनस बी -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, पहली बात भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, किसी को बुरा तो नहीं लगा? नो सर, नो सर। माइनस बी तो फॉर्मूले का है और बी खुद माइनस है, -3 है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, माइनस है ना, बी की वैल्यू -3 है। चलिए बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 4ac 4 इंटू 1 इंटू 10 40। प्लस 40, ट्रू? यस सर, माइनस बिल्कुल का सही 10। है। 2a 2 इंटू 1 2, तो 7 प्लस माइनस, अच्छा ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन। तो इसको एंड करते हैं हम, 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन को तो आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और पॉजिटिव साइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। टाइम ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो 3 प्लस 7 10, 10/2 5 सेकेंड। तो देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उसमें आपने स्टोन को या बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर आप एक ऐसे सिस्टम में मोशन कर रहे हैं कि वो पूरा सिस्टम ही ऊपर जा रहा है, तो आपको एडिशनल कुछ नहीं करना पड़ा, सिस्टम ही ऊपर जा रहा है ना, आपको एडिशनल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ा बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए। आपने तो स्टोन को या बॉल को छोड़ा और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने आप आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो 5 सेकेंड थ्रू 5 सेकेंड लगेंगे उस स्टोन को ग्राउंड को टच करने में। सही बात है? यस सर। Yes. जल्दी बताइए। हाँ अब मुझे ये बताओ, ऑरली बताना, अगर आप किसी स्टोन को आपकी
छत से, घर की छत से छोड़ दे। अब हमारा घर तो स्टेशनरी है ना, ऐसा ऊपर नहीं जाता, तो और कितनी हाइट से छोड़ा है आपने? 50 मीटर हाइट से छोड़ा है। तो ग्राउंड तक पहुंचने में, उस स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो इस कंडीशन में u इक्वल टू क्या होगा? 0, प्योरली 0, क्योंकि आप कहाँ हैं? अपने घर की छत पर हैं। मतलब एक्चुअल में स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, ड्रॉप किया है, तो ये जो टर्म थी ना, ये 0 हो जाएगी, दैट्स इट। और अगर ये टर्म 0 हो जाएगी तो आपका आंसर क्या होगा? √10 होगा क्या? √10 सेकेंड? यस कुछ सर। बताइए। यस सर। √10 सेकेंड, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो t स्क्वायर इक्वल टू 10 आएगा और t इक्वल टू √10 सेकेंड। √10 होता है ना कुछ 3 पॉइंट समथिंग सेकेंड, तो 5 सेकेंड से कम टाइम लगेगा। रीजन, क्योंकि अपवर्ड मोशन ही नहीं है स्टोन का। यहाँ पर अपवर्ड मोशन है, तो ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो टाइम ज्यादा लगना ही है, 5 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी एक जना रीड कर दे, बता दे मुझे। क्वेश्चन नंबर 9, जो मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग से दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ A बोलिए। train moves अ ट्री from मूव्स, from व्हाट? one station. समझा नहीं। ट्रेन, A ओके, train ठीक है, ठीक है, हाँ बोलते जाओ। फ्रॉम वन, ठीक है, from one आगे। station to another in 2 hours time. ठीक है, Its speed during the motion is shown in the graph. ओ माय गॉड, एक मिनट, ये ग्राफ वाला है ना? तो Yes sir. इसको थोड़ा हम ग्राफ पर मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट। तो ग्राफ के लिए मैं व्हाट्सएप ऑन ही कर देता हूँ, जिससे मैंने आपको शेयर किया था, तो आपको बताने में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप चेक कर लेना, बस मैं सही प्लॉट कर रहा हूँ क्या? ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ग्राफ कहाँ पर है? यस, मिल गया। तो ये कुछ ग्राफ मैं प्लॉट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर टाइम है 0.25 और यहाँ पर 2 आवर्स तक है। चलिए धीरे धीरे बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह की कोई लाइन है, फिर ये कुछ टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ठीक है। देन तो ग्राफ पर बेस्ड इक्वेशन आ गया। फिर कितने टाइम तक हॉरिजॉन्टल रहती है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 0.50, यहाँ पर है 0.75, ठीक है। फिर ये ग्राफ थोड़ा सा शार्पली ऊपर जाता है, फिर वापस यहाँ पर टाइम हो गया 1.00, ठीक है। देन ये ग्राफ नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, और यहाँ पर है 2.00 इन आवर, है ना? टाइम है इन आवर, आई थिंक, बिल्कुल ठीक है। और स्पीड, स्पीड स्पीड है ये, और किसमें है? इन किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन हो गया। अब फाइंड क्या करना है? फर्स्ट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द जर्नी। तो मैक्सिमम मोशन क्या होगा? पहले तो इसी की बात करते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर टाइम है। इस ग्राफ को देखकर बताना है ना। t इक्वल टू 0.25 आवर से लेकर t इक्वल टू 2.00 आवर, इस ड्यूरेशन में या t1 टू t2 मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? दैट मैं मार्क कर देता हूं, O A B C D, O A B C D। और मुझे लगता है B से C के बीच में आप देखिए शार्पली स्पीड अप हुआ था, तो स्पीड इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच गई थी। मुझे स्पीड का भी डेटा लिखना पड़ेगा। स्पीड के बारे में कुछ बताया है क्या यहाँ पर? जैसे टाइम की इंफॉर्मेशन है ना, स्पीड की कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? 20 है यहाँ पर, बीच में कहीं 40 है, और C वाला जो लेवल है वहां पर, C वाला जो लेवल है वहां पर स्पीड है 60, है ना? ठीक है, किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल ठीक है। यस गाइस, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी।
अपॉन टाइम। तो चेंज इन स्पीड, तो बी से सी के बीच में आप देखिए, कुछ तो देख के पता लग जाता है। तो मुझे ए और बी के बीच में क्या पता लग रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि ए से बी के बीच में स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। जब स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा तो न्यूमरेटर 0, तो एक्सेलरेशन 0। ओ से ए तक बिल्कुल एक्सेलरेशन है, स्पीड अप हो रहा है, स्पीड 0 से लेकर 20 तक हो गई, बट टाइम भी तो लग रहा है कुछ 1/4 आवर, है ना। तो यहाँ पर भी बी से सी तक टाइम कितना लग रहा है, बताइए मुझे, बी से सी तक टाइम इंटरवल कितना है, बी से सी तक टाइम इंटरवल कितना है? है ना, 0.25 का सीधा सीधा मतलब होता है 1/4, सब जानते हैं। 0.25 आवर का सीधा सीधा मतलब होता है 1/4 आवर। तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, 1/4 आवर। और स्पीड में चेंज कितना हो गया, तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, जबकि बी पर स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड में चेंज कितना हो गया, 40, 60 माइनस 20, और टाइम कितना लगा, 1/4 आवर। तो देखिए एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन कितना है, तो बिल्कुल ठीक है, आवर में है ना। एक्सेलरेशन है 160 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, आंसर 160 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में है, ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं है। यस गाइस, तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको आंसर तक पहुंचाएंगे। और ग्राफ में आपने बस ऐसे ही ग्रेजुअली देख लिया कि O to A, आप फटाफट देख सकते हैं स्पीड में चेंज कितना हुआ, 20 किलोमीटर का, और टाइम कितना लगा, वही 1/4 आवर, कमी आएगा एक्सेलरेशन। C to D देख लेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी यहाँ कम ही होगा। तो 60 से स्पीड 0 हो गई C to D, तो टोटल ओवरऑल चेंज कितना हुआ 60, बट टाइम कितना लग गया 1 आवर, 1 to 2 1 आवर। तो 60 होगा इसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड C to D, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको मिलेगा B to C, ट्रू, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। इसमें 2 बातें पूछी थी ना, और क्या पूछा था, बताइए बताइए बताइए। सेकंड क्वेश्चन क्या था, डिस्प्लेसमेंट पूछा है क्या, या डिस्टेंस कितना है? यस स्टूडेंट, कुछ ऑडियो वीडियो पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, जल्दी बताओ। बाकी क्लियर दिख रहा है ना वीडियो? यस सर। ठीक है ठीक है, तो एक लास्ट इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे लग रहा था सर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड है ना, तो O से लेकर ये जो ग्राफ है ना D तक है, आपको डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, या जो भी ट्रेन है वो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। और एक्चुअल में ऐसा होता है ना, ये जो ग्राफ है ना ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। ट्रेन किसी स्टेशन से स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली 0 स्पीड से स्टार्ट होती है, फिर वो एक्सेलरेट करती है, धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे एक्सेलरेट करती है। फिर हो सकता है उसको कुछ रीजन है कि उसको सेम कांस्टेंट स्पीड से चलना पड़ रहा है, फिर वो देखती है कि वो सिटी से काफी आउटसाइड एरिया में आ गई है, तो वो स्पीड अप करती है, बहुत स्पीड अप करती है। फिर अब दूसरा स्टेशन आने वाला है तो वो बस रिटार्डेशन करती है और पहुंच गई दूसरे स्टेशन पे। तो ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। हाँ, अब मुझे बताओ स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है ना, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, और किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। हमेशा दिमाग में फिट कर लो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, बट स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम।
अब इस ग्राफ का ये जो एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, कंप्लीट एरिया, ये कंप्लीट एरिया पता करना होगा आपको, और इस एरिया को अगर आप पता कर लेते हैं तो वही आपका आंसर है। अब इस एरिया को पता कैसे करें, अब वो एक चैलेंज है। तो इसके लिए आप थोड़ा कलरफुल मार्कर से देखें। Sir, distance covered राइट, हाँ, डिस्टेंस कवर्ड in time interval भी दे रखा है। ट्रायंगल दिख, टाइम इंटरवल बताओ। Sir, जब तक मैं 0.75 यहाँ to 1. 0.75 to 1, तो इन्होंने क्वेश्चन छोटा कर दिया हमारे लिए। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है, 0.75 to 1। तो ये लीजिए, अब इसी को मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, है ना। तो दिस इज द एरिया 0.75 to 1। मैं तो कंप्लीट डिस्टेंस पता करने वाला था, बट आपने बता दिया बस यही करना है, 0.75 से 1। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया पता कर लो, काम खत्म। तो ये ट्रेपेजियम एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल से मिलकर बना है, हो जाएगा काम। तो डिस्टेंस हम पता करते हैं, तो ये तो मेन फॉर्मूला है, बट इस ट्रेपेजियम का एरिया हमें कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। यहाँ पर कुछ नेमिंग कर देते हैं, लेट दिस इज E, दिस इज F, दिस इज G, D तक था E F G, D C E प्लस एरिया ऑफ, बताइए, रेक्टेंगल DEGF। काम शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस पता लग जाएगी किस टाइम इंटरवल में, 0.75 से 1। एरिया ऑफ BCE क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, EC, है ना। तो ज्यादा फास्ट नहीं चले, बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो फास्ट तो चलना ही, बट अभी स्टार्टिंग में मैं कहूंगा थोड़ा सा नर्व्स को कंट्रोल रखते हुए धीरे चलें। ओके, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ FG इंटू विड्थ, कैसे भी ले सकते हैं, लेंथ विड्थ। ओके, GE वैल्यू पुट करते हैं ग्राफ को देखकर, डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड हाफ। BE कितना है, कोई हेल्प करो भाई। BE कितना है, फटाफट, नहीं कर रहे हेल्प। तो BE की वैल्यू उतनी ही है जितनी FG की है, BE की वैल्यू उतनी ही है जितनी FG की है, और FG की वैल्यू कितनी है? 0.25, है ना, 1 और 0.75। तो ये इंटरवल कितना होगा? 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75 कितना आएगा? 0.25, ठीक है ना, ये इंटरवल। तो ये वैल्यू है किसकी? BE की, और यही वैल्यू होगी FG की भी, ठीक है। ओके, EC कोई हेल्प करो। EC कितना है? यहाँ पर कितना बताया था आपने? 60। तो EC बिल्कुल E पर कितना है? E पर है 20 और C पर कितना है? 60। तो स्पीड 20 और 60 है, तो सेपरेशन कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20, 40 प्लस FG कितना है? तो FG उतना ही है जितना BE है, अभी कह रहा था 0.25। इसको 1/4 भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। GE, हाँ भाई, GE साफ साफ दिख रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। GE कितना है? 20 है। सॉल्व करो, क्वेश्चन एंड करो। 5 10 आ रहा, प्लस 5, कुछ गलत तो नहीं किया ना जल्दीबाजी में? डिस्टेंस 10 मीटर, 10 मीटर नहीं होगा ना गाइस, किलोमीटर होना चाहिए ना। तो 10 मीटर लिखते हुए मुझे अजीब लग रहा था, ट्रेन और 10 मीटर कैसे हो सकता है? 10 किलोमीटर, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आवर में है, तो बचेगा क्या? किलोमीटर। आप लोगों का क्या आ रहा है? सही है, यस सर। यस सर। है ना। अब आज का HW सुनो। HW आपको मुझे बताना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन
इन इट्स होल मोशन। ये जो कंप्लीट ग्राफ है ना, जिसमें ओ से स्टार्ट करके डी पर एंड किया, तो ये आज का HW। आप मुझे व्हाट्सएप पे आंसर सेंड करना और सभी को सेंड करना है, सही हो या गलत हो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन इट्स होल मोशन फ्रॉम t इक्वल टू 0.25 टू 2 आवर। तो 0.25 आवर से 2 आवर के बीच में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। तो यस स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आई थिंक, आपने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू, Thank you, sir. बाय। ओके।